नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि टेट का एग्ज़ाम 24 तारीख को है और मैंने आपसे वादा किया है कि आपको एग्ज़ाम के पहले 60 से 65% नंबर को मैं कवर कराऊंगा। उसी के देखते हुए आज हम इकोनॉमी के एक चैप्टर जीएसटी की बात करते हैं। और क्योंकि आपके टेट के सिलेबस में जीएसटी को स्पेशली मेंशन किया गया है, आइए हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी को। तो जीएसटी के बारे में सबसे पहले आप जानते रहिए कि जीएसटी कैसा टैक्स है। तो आप जानते रहिए अप्रत्यक्ष टैक्स है। कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष, जिसको आप क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। आपसे एग्जाम में अगर पूछे तो जीएसटी कैसा टैक्स होता है, तो जीएसटी आपका कैसा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका आप फुल फॉर्म जानते रहिए, गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स। अब यहां बात आती है कि इनडायरेक्ट क्या होते हैं। थोड़ा सा इनडायरेक्ट को हम लोग समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स लिए कैसे जाते हैं। मान लो कि कोई कंपनी है, मान लो बिस्कुट का कंपनी है, बिस्किट में यानी आपके पार्ले जी है, पार्ले जी। अब पार्ले कंपनी है कोई, अब बिस्कुट का पार्ले जी जनरली आज का क्या हो रहा है? 5 रुपए में मिल रहा है। अब 5 रुपए में क्यों मिल रहा है? मान लीजिए इस पर ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। टैक्स लगा होगा, मान लो 2 रुपए भारत सरकार टैक्स ले रही है। तो 2 रुपए टैक्स ले रही है, तो अब तो ये टैक्स पे कौन करेगा? समझिए, ये टैक्स तो जनरली पे करते हैं कौन? कंपनियां देती हैं। लेकिन किसके माध्यम से देती हैं? समझिए कि ये 2 रुपए का टैक्स इन्होंने लगाया और 3, मान लीजिए कि 2 रुपए का मटेरियल लगा इसमें। 2 रुपए का टैक्स मिला और 2 रुपए का मटेरियल, यानी 2 रुपए खर्चा आया इसका और 2 रुपए इसने क्या किया? जीएसटी मतलब टैक्स दे दिया। तो टोटल इसका लागत और टैक्स दोनों मिला करके कितना हो गया? 4 रुपए हो गया। इसने 1 रुपए क्या किया? आपकी अपना खुद का कमाई ले लिया। अब 5 रुपए इसकी दाम तब तय की गई जब भारत सरकार ने 2 रुपए लिया था। अब सोचिए, लिया किससे? कंपनियों से। लेकिन कंपनी ने किससे ले लिया? आपसे ले लिया। किस माध्यम से? 5 रुपए तय करके। क्योंकि कीमत, उसकी लागत कीमत कितनी आ रही थी? 2 रुपए। और 2 रुपए जो है टैक्स दे रहा था, वो टैक्स किससे वसूली किया? आपसे वसूली किया। तो अप्रत्यक्ष कर ये होता है कि जो स्वयं ना दे करके किसी दूसरे के माध्यम से दिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं जीएसटी को। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? जीएसटी क्या 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 चीजें इसमें हो सकती हैं? आइए देखते हैं हम लोग जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार तो आप जानते रहिए, जीएसटी कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जीएसटी लगाए जा सकते हैं। एक होता है आपका एसजीएसटी और एक होता है आपका यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब अभी समझाता हूं। और एक होता है आपका आईजीएसटी, यानी एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट के ऊपर, यानी राज्यों से जो जीएसटी लगता है। यूटी का मतलब होता है संघ शासित प्रदेशों का, संघ शासित। और यहां आईजीएसटी समझिएगा, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या होते हैं आईजीएसटी? आईजीएसटी को थोड़ा समझ लीजिए कि क्या होते हैं। आईजीएसटी का मतलब होता है जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य जब क्या किया जाता है, किसी माल को बेचा जाता है, उस दौरान जो टैक्स लगाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? आईजीएसटी कहते हैं। यानी एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच लगा टैक्स।
अभी आपको समझाता हूं क्या होते हैं सारी चीजों को। तो आपसे पूछा जाए जीएसटी कितने तरीके से लिए जाते हैं, तो जीएसटी 3 प्रकार के लिए जाते हैं। यस जीएसटी यानी स्टेट वाले लिए जाते हैं, और संघ शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, और इंटीग्रेटेड यानी एक राज्य से दूसरे राज्यों में जब किसी माल को सप्लाई किया जाता है तब लिया जाता है। समझते हैं कि ये एसजीएसटी लगेगा कैसे। आइए देखते हैं एसजीएसटी। मान लो कि कोई माल है और किसी राज्य में बेचा गया, किसी राज्य में बेचा जाएगा तो इसमें दोनों का आपका, एक आपका सेंट्रल का वही होता है, सेंट्रल जीएसटी अपना खुद का लेती है, और दूसरा कौन लेगा, स्टेट जीएसटी। यस जीएसटी में आप समझिएगा कि जब कभी किसी स्टेट में बेचा जाए, मान लो यूपी में कोई माल बेचा जा रहा है, तो यूपी में यूपी का भी कितना परसेंट मिलेगा, 50% हिस्सा जो टैक्स लगा रहेगा उसका, उसमें से 50% कौन ले लेता है, आपके केंद्र सरकार ले लेती है। ऐसे ही आप यूटी में भी आप समझिएगा, तो यूटी में क्या होते हैं, संघ शासित प्रदेश में तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लेती है अपना, और उसके बाद 50% कौन ले लेता है, यूटी जीएसटी लगता है। आपसे ये नहीं कि आपसे 2 तरीके के टैक्स लिए जाते हैं कि आप केंद्र को भी भरते हैं, आप राज्य को भी भरते हैं, ऐसा नहीं होता। आप केवल और केवल एक ही टैक्स भरते हैं एक ही बार, और उसमें से बंटवारा हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी चीज का 18% टैक्स है, तो 18% अगर टैक्स है तो 18% ही आपको देना पड़ेगा। वहां पे क्या होता है कि 9% ये दोनों अपना बांट लेते हैं, लेकिन जब आप स्लिप निकलवाते हैं तो उसमें लिखा होता है। कुछ लोग क्या होता है कंफ्यूजन की वजह से समझ नहीं पाते हैं कि हमने 18% इसको भी दिया, 18% इसको भी दिया, जबकि जनरली क्या होता है आप जानते रहिए, 18% आपने टोटल दिया है, जिसमें से 9% आपका केंद्र शासित को चला गया और 9% आपके चले गए किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात यहाँ की सबसे जरूरी चीजें क्या होती है, आईजीएसटी। आईजीएसटी को हम लोग समझते हैं सबसे जरूरी यही है, आईजीएसटी। आईजीएसटी में आप जानते रहिए कि जब राज्यों के बीच जाता है, समझिए, जब मान लो कि गुजरात में कोई कंपनी है, गुजरात में कोई कंपनी गुजरात में लगाएगी, अब यहां से माल को सप्लाई मान लो बेचा जाए कहां पर, यहां से सप्लाई कर दिया जाए यूपी में, यानी माल कहां सप्लाई हो रहा है, यूपी। अब आप समझिए कि अब बात मैंने किया कि जहां जिस स्टेट में जो होते हैं वहां पे टैक्स देना पड़ता है। अब गुजरात में कंपनी है, माल बेचा जा रहा है कहां पर, यूपी में, तो यूपी में माल बेचा जाएगा तो यूपी को कितना, यूपी को फायदा क्या होगा, तो यूपी अपना लेगी, क्या लेगी, टैक्स। जो 50% टैक्स होगा वो 50% टैक्स कौन ले लेगा, यूपी ले लेगी, और 50% किसको चला जाएगा, 50% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये आया समझ में कि भाई कंपनी गुजरात की थी तो गुजरात को क्या फायदा हुआ, गुजरात को फायदा क्या होता है कि गुजरात के लोगों को रोजगार मिल जाता है, गुजरात के लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार। तो समझिएगा कि अगर किसी राज्य से जब किसी दूसरे राज्य में जब जाया जाता है तो क्या होता है, जिस राज्य में माल बेचा जाएगा, प्रॉफिट जो होगा यानी जिस माल में जो पैसा सामान बिका उसका जो टैक्स वसूली करेगा वही राज्य करेगा, उसमें उस राज्य के हिस्सेदारी नहीं होती है जिस माल जहां से राज्य से होकर के आ रहा। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि गुजरात की कंपनी है, तो कंपनी से अगर माल किसी भी स्टेट में जाएगा तो जिस स्टेट में बेचा जाएगा वही स्टेट क्या करेगा, टैक्स लेगा, और बाकी 50% तो किसका बन जाता है, 50% केंद्र सरकार का बन जाता है। और अब गुजरात वालों को क्या मिल जाए, गुजरात वालों को क्या होता है, वहां के रोजगार लोगों को मिल जाता है, यही फायदा होता है। इससे गुजरात वाले भी खुश हो जाते हैं, और क्या होते हैं, जिस स्टेट में बेचा जाता है वो भी खुश हो जाते हैं, दोनों के लिए फायदा करता है। तो उम्मीद है कि ये आपका जीएसटी के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन
क्षेत्रों में आपके जीएसटी लिए जाते हैं और कितने परसेंटेज लिए जाते हैं। फिर आगे बात हम लोग पूरा जीएसटी की करेंगे कि जीएसटी कौन सा बिल विधेयक आया, कौन कितने क्या चीजें होती हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन सा काउंसिल होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जीएसटी किसको देना पड़ता है। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसको देना किसको, तो वे लोग देंगे जैसे एक राज्यों से दूसरे राज्यों में जब जाते हैं, जब माल सप्लाई होता है तो उनको टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ता है। तो और तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका साल का टर्नओवर कम से कम कितना हो, 20 लाख रुपए से ऊपर हो, उन्हीं को जीएसटी देना पड़ता है। ये पूरे वर्ष का, ये नहीं कि पूरे महीने का, ये पूरे वर्ष का है। जीएसटी उन्हीं पर लागू होगी जिनका साल का टर्नओवर कम से कम 20 लाख रुपए। अब आइए समझते हैं कि जीएसटी लगेगा कैसे, इनपुट जीएसटी कौन सा होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होती है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी समझिए। इसको आप एग्जांपल के जरिए समझिए कि मान लीजिए कि कोई किसी चीज का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपए, यानी कोई व्यक्ति जो है कोई सामान को 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में वो खरीदा और 100 रुपए पर क्या लग गया, 10% जीएसटी लग गया। 10% सरकार ने क्या किया, खरीद मूल्य, याद रखिए खरीद मूल्य है, जब उसने खरीदा था तब, तो 10% जीएसटी लगा, तो 100 का 10% यानी टोटल उसको पे कितना करना पड़ा, 110 रुपए। 110 रुपए उसने पे किया, 10 रुपए यानी 100 का 10% यानी 10% आपका क्या हो गया, जीएसटी लगा। अब हुआ क्या कि इसकी एमआरपी यानी बेचा, जो बेचने वाली कीमत जो बेचा गया वो 150 रुपए में, 150 रुपए में बेचा गया। तो 10% अगर इसने जीएसटी दिया है तो 10% वो किससे ले लेगी, ग्राहकों से ले लेगी। तो 150 का 10% यानी ग्राहकों से कितना रुपए ले लिया, जीएसटी ले लिया ग्राहकों से 15 रुपया। और टोटल आपके कितना पैसा लिया, पूरा जीएसटी एमआरपी जो एग्जैक्ट मिला करके 150 ये 15 रुपए ये यानी कितना, 165 रुपया। 165 रुपये टोटल लिया। खरीदा कितने में था, 110 रुपए में, बेचा टोटल कितने में, 165 रुपया में। समझिए दोनों का आप क्या करेंगे, निकाल देंगे, माइनस करिए तो टोटल आपका बताया जाएगा टोटल। तो टोटल आपका इनकम देखिए, इनकम आप देखेंगे तो कास्ट प्राइस माइनस जो आपने बेचा हुआ इसका, तो कितना हो जाएगा, 165 माइनस 110, 165 माइनस 110 यानी टोटल कितना, 55 रुपए का अभी फायदा हुआ है। लेकिन समझिएगा कि आपने दिया, उसने कितना टैक्स दिया, 10 रुपया, आपसे कितना लिया, 15 रुपया। तो 15 में से आपका जीएसटी माइनस करेंगे, जीएसटी टोटल कितना भारत सरकार को जाएगा, तो 15 माइनस 10 यानी 5 रुपए इधर से और 10 रुपए किधर से, इधर से। 5 रुपए इधर से हो गया और 10 रुपए इधर से, यानी टोटल जीएसटी अगर बात करूं मैं टोटल जीएसटी की, तो टोटल जीएसटी कितना देगा, 15 रुपया। अब होता क्या है कि चोरी कहाँ होती है, तो चोरी आप जानते रहिए, चोरी यही जगह होती है जहां पर स्लिप नहीं कटाएंगे आप, तो पूरा का पूरा पैसा आपसे लेता है और पूरा का पूरा पैसा लेने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा ये निकल करके ग्राहकों के बाद इसको वापस करना पड़ता है, वो भारत सरकार को जाता है। तो मेडिकल स्टोर वगैरह वाले चाहे जिस भी विभाग के जो भी जीएसटी काटते नहीं है, वो इसकी भी चोरी करते हैं, प्लस आपका
आपका क्या होता है, एमआरपी पे जो उसका पैसा है वो तो मिलता ही। तो आप जानते रहिएगा इस चीज को कि अगर जब आप स्लिप कटा लेंगे तो इसका मतलब वो भारत सरकार के खाते में चला जाएगा। यहाँ तो दे करके वो आता है, लेकिन जहाँ यहाँ देने की जब बारी आती है तो वो देता नहीं है। तो याद रखिएगा कि टोटल जीएसटी कितना देना चाहिए था भारत सरकार को, 15 रुपए, लेकिन चोरी के दर पे कितना देता है, मात्र 10 रुपए दिया। अब टोटल 15 रुपए इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यानी 55 रुपए का जो फायदा हो रहा था इसमें से 15 रुपए माइनस कर दिए तो एग्जैक्ट उसको कितना मिला, 40 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ। ये आपका क्या है, एग्जैक्ट 15 रुपए तब जब ये जीएसटी उसको दे देगा तब। तो एक बार जीएसटी वो खरीदता है तब उसको, और दूसरी बार जब वो बेचता है, जो ग्राहकों से लिया जाता है उसको सरकार को पे करना पड़ता है। और ये कितनी टाइम, साल भर में कितना होता है ये जानते रहिए, ये साल भर में या वर्ष भर में कितना, मात्र और मात्र कितना, 3 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स। तो साल भर के अंदर आपका 3 बार जीएसटी क्या होता है, जमा करना पड़ता है कम से कम। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि जीएसटी के बारे में कुछ और बातें कि इसका स्लैब क्या होता है, यानी कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन पर जीएसटी लगेगा, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग जीएसटी स्लैब को देखते हैं। जीएसटी स्लैब यानी जीएसटी कैसे आपके कितने स्लैब बांटा गया है, 5, टोटल कितने, 5। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। छोटे मोटे सामान लेंगे तो आपको जानते हैं कि दातुन, मंजन, जो ब्रश वगैरह आते हैं छोटे मोटे को। उसके बाद बड़े में आप चले जाएंगे तो आपको साइकिल वगैरह जैसे और कोई चीजें लेना शुरू की है, और महंगे जब कार वगैरह बढ़िया ले करके चले जाएंगे तो आपको कितना % टैक्स देना पड़ेगा, 28% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये जानते रहिए कि टोटल कितने स्लैब होते हैं, तो इसके 5 स्लैब होते हैं। मैंने आपको जीएसटी रिटर्न के बारे में बताया अभी कि जीएसटी रिटर्न कितने टाइम किया जाता है, तो कितना टाइम किया जाता है, 3 टाइम्स। रिटर्न करने का मतलब वही जो आपका 5 रुपए मैंने बताया था कि जो दोबारा ग्राहकों से ले करके जो दिया जाता है 3 टाइम्स में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के ऐतिहासिक चीजों को देखते हैं कि जीएसटी में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आइए हम लोग देखते हैं कि जीएसटी में आपके आइडेंटिफिकेशन में आपके कितने डिजिट होती हैं। तो आप जानते रहिए जीएसटी में जो आपके कार्ड बनता है उसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। अब जीएसटी का थोड़ा ऐतिहासिक चीजों को हम लोग देखते हैं, समझिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो आप जानते रहिए कि जीएसटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल मेंबर 33 होते हैं। और इन 33 मेंबर में 28 जो होते हैं ये राज्यों से आते हैं, और 3 जो होते हैं वो केंद्र शासित से आते हैं। केंद्र शासित में केवल 2, दिल्ली और पांडिचेरी से, दिल्ली प्लस पांडिचेरी। या इसी को पुडुचेरी बोलते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी से आते हैं। और आप हो गए 28, 3, 31। आप एक जानते रहिए सेंट्रल का आपका एक मंत्री और एक स्टेट का मंत्री। सेंट्रल मंत्री का मतलब वित्त मंत्री, सेंट्रल का जो मंत्री होता है वो क्या होता है, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री एक आपके ये हो गए, यही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो आप जानते हैं निर्मला सीतारमण। और यही आप इनके बारे में आप जानते रहिए 1-2 फैक्ट और कि सीतारमण जो है
निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया हुआ है। और एक आपके कौन होते हैं इसमें सदस्य के रूप में? राज्य मंत्री होती हैं। तो आपके टोटल कितने हो गए? अब काउंट करिए, 1 2 28 28 2 30 और 30 3 33। कितने सदस्य हो गए टोटल? और टोटल 33 सदस्य हो गए। जो लोग समझते हैं कि जीएसटी से हमारे जो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, समझिए। तो जीएसटी में पहला फैक्ट आप जानते रहिए, जीएसटी को अपनाने वाला या लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। कब लागू किया था इसने? तो इसने 1954 ईस्वी में अपने यहाँ लागू किया था। भारत का जो मॉडल तैयार किया गया, भारत किससे मॉडल से लिया गया है? तो भारत में इसे कनाडा के मॉडल से लिया गया है। भारत ने इसे कहाँ के मॉडल से लिया? तो कनाडा से। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या पूछी जा सकती है। तो आप जानते रहिए भारत में लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017। कब लागू किया गया भारत में? 1 जुलाई 2017, जिस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किया था? तो 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने क्या किया? सिग्नेचर किया। और यहां से आप जानते रहिएगा कि राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया तो कौन सा संविधान संशोधन था और कौन सा विधेयक? अगर विधेयक पूछे तो विधेयक आपका 122वां कौन सा होगा? 122वां। लेकिन अगर संशोधन पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो संशोधन पूछे तो आपका 101वां संशोधन आपका 101वां। और अगर विधेयक पूछे तो 122वां है। राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किया? तो 8 सितंबर 2016 को। लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017। तो आइए हम लोग देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति मैंने कल भी आपको बताया था कि हरित क्रांति क्या है। आज मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो हरित क्रांति आप जानते रहिएगा कि योजना अवकाश के समय आया था। किसके समय आया था? योजना अवकाश के समय। और कौन सा योजना उस समय कौन सा ईयर था? तो आप जानते रहे 1966 1967 के दौरान। मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप होने की वजह से क्या हुआ कि भारत में भूखमरी आई, जिसकी वजह से हरित क्रांति को लाना पड़ा। तो हरित क्रांति आपसे कब आई? 1966-67 में। आप जानते रहिएगा इसको लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाने का श्रेय दिया जाता है आपके MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। आप जा करके पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया हुआ है हरित क्रांति के बारे में। MS स्वामीनाथन जो भारत के थे, उनको लाने का श्रेय जाता है। और विश्व में अगर पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत का पूछे तो आप जानते रहिएगा, भारत का पूछे तो MS स्वामीनाथन, विश्व का पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग थे। आइए हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति से संबंधित आपका स्पेशली मेंशन किया गया है तो कुछ चीजें आपके वहां से पूछी जाएंगी। जैसे कुछ प्रमुख क्रांतियां आपसे पूछी जाएंगी। प्रमुख क्रांतियों में आप जानते रहिए कौन कौन सी क्रांति आ सकती है, आपके एग्जाम के लिए कौन जरूरी है। तो आप समझिए, सबसे पहली क्रांति आप देखिएगा भूरी क्रांति।
भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति या इसी को बोला जाता है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते रहिए कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आप जानते हैं, गोल क्रांति आलू से संबंधित। आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है। उसके बाद आप जानते रहिए एक आप हरित क्रांति, स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति आप जानते रहिएगा खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ऐसे ही आप जानते रहिएगा कि पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की चर्चा मैंने कल भी किया था। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। लाल क्रांति, लाल क्रांति आप जानते रहिएगा लाल, लाल क्या होता है? टमाटर होता है। टमाटर एवं मांस से। आगे ऐसे हम लोग देखते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित हो? तो आप जानते रहिए अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति के बाद आप जानते रहिए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते रहिए झींगा या मछली उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन से। आगे ऐसे हम लोग देखते हैं कुछ क्रांतियों को और। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला से संबंधित है। ऐसे आप जानते रहिए सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते रहिए सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है। ऐसे एक क्रांति और जानते रहिए हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति ये किससे संबंधित है? तो आप जानते रहे ये बांस उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपके कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको यहाँ भी पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया, वहां जाकर के आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बैंकिंग को, क्योंकि बैंकिंग के आपके स्पेशली पूरा बैंकिंग को नहीं दिया गया है। आप में सिर्फ सिलेबस में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके छोड़ दिया गया है। यानी हमको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में चर्चा करना है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पूरा बैंकिंग आएगा भी कि नहीं आएगा। पूरा आपका क्या है कि SLR पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, CR पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो आप जानते रहिए SLR, CRR, बैंक रेट ये सब आपके करंट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। हमको यहाँ के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बैंकों के विलय से पूछा गया क्वेश्चन है, और बैंक का राष्ट्रीयकरण सिर्फ और सिर्फ 1893 तक पूछा गया है।
सॉरी 1993 तक। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया है और किसमें किसको क्या विलय कर दिया गया, ये देखते हैं हम लोग। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैंकों का इतिहास देखते हैं कि बैंकों का क्या इतिहास रहा है, और इसी में मैं आपको बताता भी चलूंगा किसका कब राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बैंकों का इतिहास देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला बैंक जो आया था 1770 ईस्वी में, किस नाम से? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। ये याद रखना, ये आपका विदेशी बैंक था जो भारत में स्थापित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः भारत का, अगर पूछ लिया जाए कि पूर्णतः भारत का कौन सा था, तो पूर्णतः भारत का आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक था? इलाहाबाद बैंक। कब यह स्थापित किया गया? तो आप जानते रहिए 1865 ईस्वी में। आपसे अगर पूछा जाता है सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो सबसे पुराना बैंक आपका कौन सा था? आपके इलाहाबाद बैंक को, जिसका इस समय 2020 में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं ऐसे आगे, तो एक आप जानते रहिए 1894-95 में एक लाहौर में एक बैंक खोला गया था जिसे आप कहते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसकी पहली शाखा कहाँ लगाई गई थी? तो लाहौर में, और वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली। तो लाहौर में खोला गया था। किसने खोला था? तो आप जानते रहिए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने, वही लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान क्या किए थे, जिनकी डेथ हो गई। तो पहला आपकी शाखा 1894 और 95 में आपकी खोली गई थी। कहाँ पर? लाहौर में, जो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में आप जानते रहिए इसकी शाखा कौन सी है? वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। याद रखिएगा ये बैंक पहला ऐसा बैंक जो पूंजी के लिए निर्माण किया गया था, यानी पूर्णतः कहाँ था? भारत में था, और पहली बार भारत के तौर पे पूंजी लगाई गई थी। अगर सबसे पुराना बैंक पूछा जाए तो इलाहाबाद भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ऐसे। सन 1921 ईस्वी में आपका एक बैंक खोला गया था, इंपीरियल बैंक। 1921 ईस्वी में एक बैंक खोला गया था, इंपीरियल बैंक, और इसकी 3 शाखाएं खोली गई थी। याद रखिएगा कहाँ कहाँ? मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 शाखाएं खोली गई थी, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में। और हुआ क्या? किसके द्वारा खोला गया था? तो आप याद रखिएगा खोला गया था ब्रिटिश के द्वारा। और यही ब्रिटिश के द्वारा बाद में जब भारत देश आजाद हुआ तो सन 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया? एसबीआई रख दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक है। ठीक है, ऐसे ही आप एक बैंक और याद रखिएगा। एक बैंक आपका है 1935 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसे आप क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप जानते रहिए इसका राष्ट्रीयकरण हुआ सन 1949 ईस्वी में। तो ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और आपका एक बैंक याद रखिएगा 1993 ईस्वी में
न्यू बैंक ऑफ इंडिया को, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। किसमें मर्ज कर दिया गया? पीएनबी में। कब? 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। तो आप इसके इतिहास को थोड़ा सा जानते रहिएगा। और एक आप बात और याद रखिएगा फैक्ट में कि जो आपका आरआरबी यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप याद रखिए इसकी स्थापना कब की गई? तो 1975 ईस्वी में की गई। अगर पूछा जाए किसकी सिफारिश से किया गया तो नरसिंघम समिति की सिफारिश से किया गया था। नरसिंघम समिति की सिफारिश पर इसको आरआरबी की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ आपके बैंक से संबंधित प्रश्न थे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आप इनको याद रखिएगा। और मैंने आपको हरित क्रांति के बारे में बताया, उसे आप याद रखिएगा। जीएसटी के बारे में मैंने बताया, आपको याद रखिएगा। और आप इसको देख करके जाएंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।